गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू IAS पॉइंट। दिस इज दीपाली और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 रोजगार समृद्धि अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप रोजगार विषयक मूल अवधारणाओं को समझेंगे जो आर्थिक गतिविधियों, मजदूर, श्रम शक्ति और बेरोजगारी से संबंधित हैं। विभिन्न क्षेत्रकों की आर्थिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी के स्वरूप से परिचित होंगे, बेरोजगारी के स्वरूप और विस्तार को जान पाएंगे और साथ में देश के विभिन्न भागों और क्षेत्रकों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करने योग्य हो पाएंगे। तो शुरू करते हैं। मेरी आपत्ति मशीन से नहीं, मशीन के प्रति सनक को लेकर है। इसी सनक का नाम श्रम का बचत करने वाली मशीनें हैं। हम उस सीमा तक श्रम की बचत करते जाएंगे जब तक कि हजारों लोग बेरोजगार होकर भूखे मरने के लिए सड़क पर नहीं फेंक दिए जाते। और इस बात को किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे महात्मा गांधी ने कहा है और महात्मा गांधी की कही हुई बातें अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो क्या कहा है महात्मा गांधी ने? इसका मतलब क्या है? मेरी आपत्ति मशीन से नहीं, मशीन के प्रति सनक को लेकर है। यानी महात्मा गांधी का कहना है, यानी वो उनकी तरफ से बोल रहे हैं कि मुझे मशीनों से कोई आपत्ति नहीं है, मशीनों के प्रति सनक को लेकर है। यानी लोग ज़्यादातर डिपेंड करने लगे हैं मशीनों पर और लोगों में जो मशीनों को लेकर जो सनक है ना कि उन्हें हर काम मशीन से ही करना है, उस बात से उन्हें प्रॉब्लम है। उन्हें मशीनों से कोई परेशानी नहीं, उन्हें परेशानी है लोगों की मशीन को लेकर सनक से। इसी सनक का नाम श्रम का बचत करने वाली मशीनें हैं और इसी सनक का नाम क्या है? श्रम का बचत करने वाली मशीनें। क्योंकि श्रम की बचत करने वाली मशीनें रोजगार को समाप्त कर देंगी। हम उस सीमा तक श्रम की बचत करते जाएंगे जब तक कि हजारों लोग बेरोजगार होकर भूखे मरने के लिए सड़क पर नहीं फेंक दिए जाते। मतलब महात्मा गांधी ये बोल रहे हैं कि हम उस समय तक श्रम की बचत करते जाएंगे, यानी हम उस समय तक श्रम की बचत करेंगे और मशीनों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे जब तक पूरा काम तो मशीनें करने लगेंगी और रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे, सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और वो सड़क पर भूखे मरने लगेंगे। क्योंकि जब सारा काम मशीनें करने लगेंगी तो श्रम का बचत करने वाली मशीनें रोजगार को खत्म कर देंगी और पूरे देश में बेरोजगारी आ जाएगी और लोग सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे मशीनों से आपत्ति नहीं है, आपत्ति मशीनों के प्रति सनक से है। आगे परिचय दिया है तो देखो, लोग तरह तरह के काम करते हैं। कुछ लोग खेतों, कारखानों, बैंकों, दुकानों आदि अनेक प्रकार के कार्यस्थल पर काम करते हैं। कुछ व्यक्ति घर पर भी अन्य काम करते हैं। घर पर होने वाले काम अब बुनाई, फीते बनाना या हस्तकलाओं जैसी पारंपरिक कामों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग के प्रोग्राम बनाने जैसे आधुनिक काम भी शामिल हो चुके हैं। पहले कारखाने में काम करने का अर्थ किसी शहर में स्थित कर्मशाला में काम करना होता था, किंतु अब तो प्रौद्योगिकी परिवर्तनों ने गांव के घर में ही औद्योगिक उत्पादन संभव बना दिया है। मतलब लोग तरह तरह के काम करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? खेत में काम करते हैं, कुछ लोग कारखाने में करते हैं, तो कुछ बैंक में जॉब करते हैं, कुछ दुकानों पर काम करते हैं, तो किसी किसी की खुद की अपनी दुकान होती है। तो अनेक प्रकार के कार्यस्थल पर काम करते हैं। कुछ व्यक्ति घर पर भी अन्य काम करते हैं। घर पर होने वाले काम बुनाई वगैरह हुई, फीते बनाना हुआ और हस्तकलाओं जैसी पारंपरिक कामों तक सीमित नहीं रह गए। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग के प्रोग्राम बनाने जैसे आधुनिक काम भी शामिल हो चुके हैं। कुछ ऐसे काम भी शामिल हो चुके हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग के प्रोग्राम बनाने के लिए आधुनिक काम भी किए जाने लगे हैं। पहले कारखाने में काम करने का अर्थ किसी शहर में स्थित कर्मशाला में काम करना होता था, किंतु अब तो प्रौद्योगिकी परिवर्तनों ने गांव के घर में ही औद्योगिक उत्पादन संभव बना दिया है। यानी क्या होता था? पहले अगर किसी कारखाने में आपको काम करना है तो आपको शहर जाना होता था, बट अब क्या हो रहा है? गांव में भी रोजगार के साधन उपलब्ध हो गए होंगे।
आपने देखा होगा कई जगह गांव में मूर्तियां और अगरबत्तियां बनाने का काम दिया जाने लगा है। गांव में ही करने को दिया जाता है और आपको गांव में ही करके देना है, कहीं शहर या फैक्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप से क्या हो गया है कि आप अब जो कारखाने काम होते थे उनके लिए आपको शहर नहीं जाना, आप अपने गांव में भी उन कामों को कर सकते हैं। व्यक्ति कार्य क्यों करते हैं? कार्य की हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लोग आजीविका के लिए कार्य करते हैं। कुछ लोगों को उत्तराधिकार के माध्यम से कार्य किए बिना भी धन मिल जाता है, किंतु ऐसे धन से किसी को पूर्ण संतोष नहीं होता। मतलब इसमें यह पूछा है कि व्यक्ति कार्य क्यों करता है। फिर आगे देखिए, कार्य की हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी हम जो काम करते हैं ना, उसकी भूमिका हमारे खुद के जीवन में तो होती ही है, साथ में सामाजिक जीवन में भी इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। लोग आजीविका के लिए कार्य करते हैं। क्या होता है ना, कुछ लोग आजीविका के लिए कार्य करते हैं यानी अपने जीवन को यापन करने के लिए काम करते हैं। तो एक तरफ क्या होता है, कुछ लोगों को उत्तराधिकार के माध्यम से कार्य किए बिना भी धन मिल जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्य तो कुछ नहीं करते, उत्तराधिकार के माध्यम से उन्हें धन मिल जाता है। वो कैसे मिल जाता है कि अगर आपके दादाजी के पास बहुत सारा पैसा था तो वो पैसा उन्होंने अपने बेटे को यानी आपके पापा जी को दिया, तो आपके पापा जी ने वो पैसा किसे दिया? आपको दिया। इसे कहते हैं उत्तराधिकार के माध्यम से धन की प्राप्ति, यानी जिसमें आपको कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता क्योंकि आपके पापा जी तो आपको पैसे दे ही देंगे। तो इस टाइप से उत्तराधिकार के द्वारा आपको पैसे मिल जाते हैं और आपको काम नहीं करना पड़ता। किंतु ऐसे धन से किसी को पूर्ण संतोष नहीं होता। पर क्या होता है कि ऐसे उत्तराधिकार के द्वारा मिले हुए धन से किसी किसी को पूरी तरह संतोष नहीं होता, वे अपना खुद का काम भी करना चाहते हैं। किसी कार्य से जुड़े रहना हमें अपनी सार्थकता की अनुभूति प्रदान करता है। इसी के माध्यम से हम अन्य व्यक्तियों से सही अर्थों में संपर्क स्थापित करते हैं। यानी अगर हम किसी कार्य से जुड़े होते हैं तो हमें अपनी सार्थकता की अनुभूति प्राप्त होती है। हमें लगता है कि हम भी कुछ करने योग्य हैं, हम कुछ कर सकते हैं और हम कुछ कर रहे हैं। तो हमें अपनी सार्थकता की अनुभूति कब प्रदान होती है? जब हम किसी कार्य से जुड़े होते हैं। इसी के माध्यम से हम अन्य व्यक्तियों से सही अर्थों में संपर्क स्थापित करते हैं और इस कार्य से जुड़े रहने के साथ हम सही अर्थों में सही लोगों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, क्योंकि हम कार्य से जुड़े हैं तो हम लोगों से जुड़े रहेंगे और सही अर्थों में लोगों से जुड़े होंगे तो हमारे संपर्क लोगों से काफ़ी अच्छे होंगे। प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आय में योगदान करता है। इसी के माध्यम से वह विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में भाग लेकर देश के आर्थिक विकास में हिस्सेदार बनता है। यानी प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आय में योगदान करता है। यानी जो प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति है, जो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, वह व्यक्ति सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आय में योगदान करता है। इसी के माध्यम से वह विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में भाग लेकर देश के आर्थिक विकास में हिस्सेदार बनता है। और वह व्यक्ति इसी तरह विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, जो देश की आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ऐसी आर्थिक क्रियाओं में भाग लेकर देश के आर्थिक विकास में हिस्सेदार भी बनता है। तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। यानी जीडीपी क्या होती है? एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सीमाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। और जीडीपी अर्थव्यवस्था को मापने का सबसे अच्छा यानी सबसे बेस्ट तरीका है। आगे यही सही अर्थों में आजीविका उपार्जन है। हम केवल अपने लिए काम नहीं करते, अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करके भी उपलब्धि का अनुभव करते हैं। यानी यही सही अर्थों में आजीविका उपार्जन है। यानी जो देश के लोग होते हैं, जो किसी भी तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो देश के आर्थिक विकास में हिस्सेदार बनते हैं और यही सही अर्थों में आजीविका उपार्जन है। अब हम केवल अपने लिए काम नहीं करते, यानी कि हम केवल अपने लिए काम नहीं करते,
अब जैसे आप में से कोई जॉब करता है, क्या वो खुद के लिए करता है? नहीं ना। कभी कभी ऐसा होता है, हाँ कुछ लोग करते हैं अपने लिए काम, पर 90% लोग अपने लिए काम नहीं करते। वह अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करके भी उपलब्धि का अनुभव करते हैं। यानी ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, काम तो कर रहे हैं पर किस लिए कर रहे हैं? अपनी फैमिली को खुश करने के लिए ही कर रहे हैं ना यार। तो ठीक है, वैसे ही ज़्यादातर लोग अपने लिए काम नहीं करते, वे अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों के लिए काम करते हैं, और जब वो काम करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं ना, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद उन्हें काय का अनुभव होता है कि उनने बहुत कुछ हासिल कर लिया। मतलब उन्होंने ना उपलब्धि हासिल कर ली आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद। तो इसमें वही लिखा है, हम केवल अपने लिए काम नहीं करते, अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, और उस कार्य को करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमने उपलब्धि का अनुभव किया, यानी उपलब्धि हासिल कर ली। कार्य के इसी महत्व को समझकर महात्मा गांधी ने शिक्षा और हस्तकलाओं सहित विभिन्न प्रकार के कामों के माध्यम से प्रशिक्षण पर बल दिया था। ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट को भी किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी के जितने भी पॉइंट आएंगे ना, उनको आप चाहो तो नोट कर लेना अलग से, या अपने माइंड में अच्छी तरह रख लेना कि महात्मा गांधी ने कब क्या कहा, क्योंकि महात्मा गांधी पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा है? कार्य के इसी महत्व को समझाकर महात्मा गांधी ने कहा, शिक्षा और हस्तकलाओं सहित विभिन्न प्रकार के कामों के माध्यम से प्रशिक्षण पर बल दिया जाए। यानी उनका कहना था कि शिक्षा तो दी ही जाए, शिक्षा के साथ साथ ऐसा ज्ञान भी दिया जाए जिसमें शिक्षा के साथ साथ हस्तकलाओं के ज्ञान पर भी ध्यान दिया जाए। यानी शिक्षा के साथ साथ हस्तकलाओं का भी ज्ञान दिया जाए। कार्य कर रहे व्यक्तियों के अध्ययन से हमें देश में रोजगार की प्रकृति और गुणवत्ता के विषय में एक गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इससे हमें अपने मानवीय संसाधनों को जानने और उनके उपयुक्त प्रयोग की योजनाएं बनाने में भी सहायता मिलती है। इससे विभिन्न उद्योगों तथा क्षेत्रकों के राष्ट्रीय आय में योगदान का विश्लेषण करने में भी सहायता मिलती है। यानी क्या होता है, कार्य कर रहे जो व्यक्ति होते हैं, अगर हम उनका अध्ययन करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि देश में रोजगार की प्रकृति क्या है और गुणवत्ता के विषय में एक गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इससे हमें अपने मानवीय संसाधन को जानने और उनके उपयुक्त प्रयोग की योजनाएं बनाने में भी सहायता मिलती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने मानवीय संसाधन को जान पाएंगे, और उनके प्रयोग के लिए योजना जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी। इससे विभिन्न उद्योगों तथा क्षेत्रकों के राष्ट्रीय आय में योगदान का विश्लेषण करने में भी सहायता मिलती है। इससे हमें काय में हेल्प मिलेगी, जो विभिन्न क्षेत्र, यानी कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र से राष्ट्रीय आय में कितना योगदान हुआ, हम अलग अलग क्षेत्रों के राष्ट्रीय आय में कितना कितना योगदान हो रहा है ना, इस सब का विश्लेषण भी हम काय से देख सकते हैं? कार्य कर रहे व्यक्तियों के अध्ययन से। ठीक है। समाज के सीमांत वर्गों, बाल श्रमिकों आदि के शोषण की समस्याओं का निदान करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। ये समाज के सीमांत वर्गों, यानी जब हम ये अध्ययन करते हैं ना कि कितना रोजगार कितने लोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, समाज के सीमांत वर्ग और बाल श्रम, इन सब की शोषण की समस्याओं को निदान करने में भी हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि जब हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे तो हमें इसकी जानकारी मिलेगी, तभी तो हम इसका निदान करेंगे ना। और हमारे तो संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में भी बताया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना नहीं है। तो कौन से अनुच्छेद में बोला है कि 14 साल से कम के उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाना? तो अनुच्छेद 23 और 24 में बोला गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? श्रमिक और रोजगार। तो क्या है श्रमिक और क्या है रोजगार? श्रमिक यानी कार्य करने वाला व्यक्ति श्रमिक कहलाता है, यानी जो व्यक्ति कार्य करता है वो श्रमिक कहलाता है। और रोजगार का मतलब होता है पैसा, व्यापार या व्यवसाय। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ का व्यापार करते हैं तो वो हमारा रोजगार है।
रोजगार क्या है? श्रमिक कौन होता है? जब एक किसान खेतों में काम करता है तो वह खाद्यान्न और उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। कपास ही कपड़े के कारखानों और विद्युत करघों में कपड़े का रूप धारण कर लेता है। गाड़ियां सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। हम जानते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य इसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो रोजगार क्या है? रोजगार क्या होता है ना, ऐसा कार्य जिसे हम जीविका निर्वाहन के लिए प्रतिदिन करते हैं। यानी एक ऐसा काम जिसे हम अपने जीवन के निर्वाहन के लिए, यानी कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए प्रतिदिन जो कार्य करना पड़ता है उसे हम रोजगार कहते हैं। सेकंड, श्रमिक कौन है? श्रमिक यानी श्रम करने वाला व्यक्ति श्रमिक कहलाता है। जो श्रम करे, काम करे और उससे पैसे कमाए, उसको हम श्रमिक बोलेंगे। जब एक किसान खेतों में काम करता है तो वह खाद्यान्न और उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। जब कोई किसान होता है वो खेत में खेती करता है तो वह अपने खाद्यान्न यानी खाने के लिए और अपने उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। कपासी कपड़े के कारखानों और विद्युत करघों में कपड़े का रूप धारण कर लेता है। अब जैसे खेत से क्या कपास बोई जाती है, कपास से क्या निकलती है, बाद में वही कपास क्या करती है, कपड़े का रूप धारण कर लेती है। उसी कपास से कपड़े बनाए जाने लगते हैं कारखानों में, बड़े बड़े कारखानों में उसी से कपड़े बनाए जाने लगते हैं और विद्युत करघों में कपड़े का रूप धारण कर लेती है। यानी खेत से निकलने वाला कच्चा माल कारखाने में बड़े रूप पर जाकर कपड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जो गाड़ियां होती है ना, वो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। अब हम जानते हैं किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य इसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो ये हो गई जीडीपी की डेफिनेशन, यानी जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य इसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी किसी भी देश में एक वर्ष में जितनी भी उत्पादित वस्तुएं हैं उनकी सेवाएं हैं, मतलब एक साल में एक देश में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं, उन उत्पादित वस्तुओं का और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इट्स क्लियर। आगे, हमें निर्यात के लिए मूल्य प्राप्त होता है और आयात का मूल्य चुकाना पड़ता है। मतलब हमें निर्यात के लिए यानी जो हम सामान बेचते हैं उससे हमारे पास पैसा आता है, तो हम जब निर्यात करते हैं तो उससे हमें मूल्य प्राप्त होता है। और जब हम आयात करते हैं यानी हम चीज़ों को खरीदते हैं तो हम पैसे देते हैं, तो आयात में हमें मूल्य चुकाना पड़ता है। इसमें हम देखते हैं कि देश का निर्बल अर्जन धनात्मक हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये निवल अर्जन क्या होता है। तो निवल अर्जन क्या होता है? जो देश की जो धनराशि होती है ना, उसी को देश का निवल अर्जन कहते हैं। तो हमें निर्यात के लिए मूल्य प्राप्त होता है और आयात का मूल्य चुकाना पड़ता है। इसमें हम देखते हैं कि देश का निवल अर्जन धनात्मक हो सकता है। वो कब हो सकता है धनात्मक? यदि निर्यात का मूल्य आयात की अपेक्षा अधिक रहे। जब निर्यात का मूल्य ज़्यादा और आयात का मूल्य कम होगा तब वह धनात्मक होगा। यानी जब निर्यात का मूल्य ज़्यादा, यानी यहाँ से बेचने वाली वस्तुओं का मूल्य ज़्यादा और यहाँ हम जो चीज़ें खरीदते हैं उनका मूल्य कम होगा, तो देश का निवल अर्जन कैसा होगा? धनात्मक होगा। और तो इसके अपोजिट ऋणात्मक कब होगा? ऋणात्मक जब होगा यदि आयात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक रहे। यानी यहाँ से हम जो चीज़ों खरीदते हैं उनका मूल्य यहाँ से हम जो चीज़ें बेचते हैं उनके मूल्य से अधिक होगा, तो इस देश का पैसा बाहर ज़्यादा जाएगा और बाहर से पैसा कम आएगा, तो देश का जो निवल अर्जन है वो ऋणात्मक हो जाएगा। एक पोजीशन ऐसे भी आती है कि दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी आयात भी उतना ही हो और निर्यात भी उतना ही हो, तो दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। अब आगे,
हम प्राप्त अर्जनों का योग करते हैं धनात्मक या ऋणात्मक, तो हमें उस वर्ष के लिए देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। जब हम प्राप्त अर्जनों का योग करते हैं, चाहे वह धनात्मक में हो या ऋणात्मक में हो, तो हमें उस वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। जब हम धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी नवल अर्जन हो, उस धनराशि का पूरा हिसाब निकाल लेते हैं ना, तो वो उस साल का सकल घरेलू उत्पाद हमें अपने पास प्राप्त हो जाता है, और इसी को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं से संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं, चाहे वे उच्च हो या निम्न किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। यदि इनमें से कुछ लोग बीमारी, जख्म होने आदि शारीरिक कष्टों, खराब मौसम, त्योहार, सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाते, तो भी उन्हें श्रमिक ही माना जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जैसे जीडीपी वगैरह आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाली सभी क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं से संलग्न होते हैं, वे सारे व्यक्ति जो इन आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं क्या कहलाते हैं? श्रमिक कहलाते हैं। चाहे वे उच्च हो या निम्न किसी भी स्तर के हों, चाहे वे उच्च स्तर पर काम कर रहे हों या चाहे वे निम्न स्तर पर काम कर रहे हों, चाहे उनकी पेमेंट 1 लाख हो, चाहे उनकी पेमेंट 10,000 हो, कुछ भी हो, उच्च हो या निम्न हो, सब क्या कहलाते हैं? श्रमिक कहलाते हैं। इनमें से कुछ लोग बीमारी, जख्म होने आदि शारीरिक कष्टों, खराब मौसम, त्योहार, अब इनमें से कुछ क्या होते हैं? बीमार हो जाते हैं, या उन्हें किसी प्रकार का जख्म हो जाता है, या उन्हें कोई शारीरिक कष्ट है, या मौसम खराब होता है, या किसी त्योहार या सामाजिक धार्मिक उत्सव के कारण अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाते। यानी ऐसे व्यक्ति जो इन सब वजहों से अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाते, तो उन्हें भी श्रमिक ही माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे श्रम तो करते हैं ना। हाँ, कुछ समय के लिए नहीं आ पा रहा है वो अलग बात है, पर श्रम तो कर रहे हैं ना। इन कामों में लगे मुख्य श्रमिकों की सहायता करने वाले को भी हम श्रमिक ही मानते हैं। और इन कामों में जो मुख्य श्रमिक होता है, जो पूरी तरीके से उस काम में लगा है, उसे भी हम श्रमिक ही मानते हैं। आमतौर पर हम ऐसा सोचते हैं कि जिन्हें काम के बदले नियोक्ता द्वारा कुछ भुगतान किया जाता है उन्हें श्रमिक कहा जाता है, पर ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति स्वनियोजित होते हैं वे भी श्रमिक ही होते हैं। हम क्या सोचते हैं कि एक मालिक होगा और उसके नीचे काम करने वाले जितने व्यक्ति हैं ना, जो मजदूरी टाइप की करते हैं, हम उन्हें श्रमिक सोचते हैं, पर ऐसा नहीं होता। जो स्वनियोजित होते हैं यानी जिनका खुद का काम होता है वे भी श्रमिक ही होते हैं, उन्हें भी हम श्रमिक ही कहते हैं। तो आपको श्रमिक समझ में आ गया? श्रमिक किसे कहते हैं? श्रमिक हम उसे कहते हैं जो किसी भी तरह से राष्ट्रीय आर्थिक विकास में सहयोग करता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जैसी आर्थिक क्रियाओं में अपने काम से सहयोग करता है, वह श्रमिक कहलाता है। चाहे वह किसी भी स्तर का हो, चाहे वह निम्न स्तर का हो या उच्च स्तर का हो, वह श्रमिक ही कहलाता है। ठीक है, क्लियर? अब आप में से किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया क्या कि चोर भी श्रमिक है क्या? मेरे माइंड में तो आया कि चोर भी श्रमिक है या नहीं है। आया किसी के में? नहीं। तो मेरे में तो आया है कि चोर श्रमिक होगा या नहीं। तो इसका आंसर क्या है? चोर श्रमिक नहीं है। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि चोर श्रमिक क्यों नहीं है? तो चोर श्रमिक इसलिए नहीं है क्योंकि चोर श्रम से धन को कमाता नहीं है, बल्कि धन को प्राप्त करता है, इसलिए चोर श्रमिक नहीं है। ठीक है। अब चोर अकेले को तो बदनाम नहीं कर सकते ना कि चोर अकेला ही श्रमिक नहीं है, बुरा मान जाएगा ना चोर। इसलिए अब ऐसे और भी लोग हैं जो श्रमिक नहीं है। तो कौन है वो? जैसे भिखारी, तस्कर, ये लोग भी श्रमिक नहीं है, क्योंकि ये लोग धन को कमा नहीं रहे हैं, बल्कि धन को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, आ गया श्रमिक समझ में कि श्रमिक कौन होता है।
हो गया होगा क्लियर? तो इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आगे। भारत में रोजगार की प्रकृति बहुमुखी है। कुछ लोगों को वर्ष भर रोजगार प्राप्त होता है तो कुछ लोग वर्ष में कुछ महीने ही रोजगार पाते हैं। अधिकांश मजदूरों को अपने कार्य की उचित मजदूरी नहीं मिल पाती। यानी भारत में रोजगार की प्रकृति बहुमुखी है, अलग अलग तरह की है। कुछ लोगों को वर्ष भर रोजगार प्राप्त होता है तो कुछ लोग वर्ष में कुछ महीने ही रोजगार। क्या होता है ना कि भारत में अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग तरह के रोजगार। कुछ लोगों को तो साल भर ही रोजगार मिल जाता है, यानी पूरे वर्ष भर। और कुछ लोगों को पूरे साल में कुछ महीने ही रोजगार मिल पाता है। अधिकांश मजदूरों को अपने कार्य की उचित मजदूरी नहीं मिल पाती। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो मजदूर होते हैं वो जितना कार्य करते हैं ना, उन्हें उनकी उतनी मजदूरी नहीं मिल पाती। वैसे श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाते समय जितने भी व्यक्ति आर्थिक कार्यों में लगे होते हैं उन सबको रोजगार में लगे लोगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। मतलब श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाते समय जितने भी व्यक्ति आर्थिक कार्य में लगे होते हैं उन सबको रोजगार में लगे लोगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। यानी जब हम श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाते हैं तो जितने भी व्यक्ति जो आर्थिक कार्यों में लगे हैं, चाहे वे किसी भी तरह से लगे हों, उन सबको रोजगार में लगे लोगों की श्रेणी में रखा जाता है। आप विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे व्यक्तियों की संख्या जानने के लिए उत्सुक होंगे। वर्ष 1999 से 2000 में भारत की कुल श्रम शक्ति का आकार लगभग 40 करोड़ आका गया है। अब इतना कुछ जानने के बाद आपको ऐसा तो लग रहा होगा ना कि कितने कितने लोग जो हैं वो काय में लगे हैं, आर्थिक क्रियाओं में। आपके माइंड में एक बार तो क्वेश्चन आया होगा ना कि पता होना चाहिए कितने लोग आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं। तो 1999 से 2000 में भारत की कुल श्रम शक्ति का आकार लगभग कितना था? 40 करोड़ आका गया। ये कब के हिसाब से है? 1999 से 2000 में। जब इस पर सर्च करी होगी तो वो कितना निकला था? 40 करोड़। ओके। क्योंकि देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं इसलिए ग्रामीण श्रम बल का अनुपात भी शहरी श्रम बल से कहीं अधिक है। इन 40 करोड़ श्रमिकों में 3/4 श्रमिक ग्रामीण हैं। भारत में श्रम शक्ति में पुरुषों की बहुलता है। श्रम बल में लगभग 70% पुरुष तथा शेष इनमें महिला तथा पुरुष बाल श्रमिकों को भी शामिल किया गया है। महिलाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रमिक कुल श्रम बल का 1/3 है तो शहरों में केवल 20% महिलाएं ही श्रम बल में भागीदार पाई गई हैं। महिलाएं खाना बनाने, पानी लाने, ईंधन बनाने के साथ साथ खेती में भी काम करती हैं। मतलब क्या है? क्योंकि देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। इस देश के अधिकांश लोग कहाँ निवास करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में। ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में। इसलिए ग्रामीण श्रम बल का अनुपात भी शहरी श्रम बल से कहीं अधिक है। तो और उसकी संख्या कितनी है? 40 करोड़ श्रमिकों में 3/4 श्रमिक ग्रामीण हैं। यानी जो 40 करोड़ का जो श्रमिकों का जो निकाला गया है उसमें से 3/4 लोग कहाँ के हैं? ग्रामीण हैं। भारत में श्रम शक्ति में पुरुषों की बहुलता है। यानी श्रम शक्ति में ज़्यादातर है वो कौन है? पुरुष हैं। श्रम बल में लगभग 70% पुरुष तथा शेष इनमें महिला तथा पुरुष बाल श्रमिकों को भी शामिल किया गया। श्रम बल में लगभग 70% पुरुष और 70 के बाद बचा हुआ 30% में कौन आती हैं? महिलाएं और बाल श्रम। मतलब कि वो तो मना किया गया है बच्चों से काम नहीं कराना, लेकिन कहीं कहीं तो कराया जा रहा है। तो 30% में महिलाएं प्लस बच्चे आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रमिक कुल श्रम बल का 1/3 है तो शहरों में केवल 20% महिलाएं ही श्रम बल में भागीदार पाई गई हैं। महिलाएं खाना बनाने, पानी लाने, ईंधन बनाने के साथ साथ खेतों में भी काम करती हैं। नकद या अनाज के रूप में मजदूरी नहीं मिलती। कितने ही मामलों में तो कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता। इसी कारण इन महिलाओं को श्रमिक वर्ग में भी शामिल नहीं किया जाता। अर्थशास्त्रियों का आग्रह है कि इन महिलाओं को भी श्रमिक ही माना जाना चाहिए। मतलब वो महिलाएं जो खाना बनाएंगी, पानी भी लाएंगी आपके लिए,
ईंधन भी बनाने का काम करेंगी और साथ में आपके साथ आपके खेतों में भी काम करेंगी। इन सब कामों को वो करेंगी और उन्हें ना तो उन्हें पैसे दिए जाते और ना ही उन्हें अनाज के रूप में मजदूरी दी जाती। ठीक है, उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। इसी कारण इन महिलाओं को श्रमिक वर्ग में शामिल नहीं किया जाता। मतलब वो श्रम तो पूरी तरह से कर रही हैं लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं मिलती, तो इस कारण उन्हें श्रमिक वर्ग में शामिल नहीं किया जाता। पर अर्थशास्त्रियों का आग्रह है कि इन महिलाओं को भी श्रमिक ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने कार्य को पूरी तरह से करती हैं। हाँ, उन्हें मजदूरी नहीं मिलती, वो अलग बात है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। तो आप मुझे ये बताना कि अर्थशास्त्रियों का जो आग्रह है कि महिलाओं को भी श्रमिक ही माना जाना चाहिए, इस बात से आपका क्या मत है? आपके हिसाब से उन महिलाओं को जो काम पूरा करती हैं पर उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती, उन महिलाओं को श्रमिक माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए? कमेंट में मुझे बताना ज़रूर। और कल से हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, लोगों की रोजगार में भागीदारी। ओके।